नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 12, जिसका आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड में वन एवं वन आंदोलन। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 12 और वन एवं वन क्षेत्र के अंतर्गत यह है हमारा पार्ट नंबर 2। यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पूर्व का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके बारे में मैंने आपको वन क्षेत्र एवं वन अधिकार के अंतर्गत मैंने कुछ टॉपिक को उसमें इंक्लूड किया था। तो चलिए करते हैं शुरू उत्तराखंड में वन एवं वन से संबंधित आंदोलन। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीसीएस की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 9696060608 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम डाउनलोड कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए जल्द से जल्द समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं उत्तराखंड में वन एवं वन आंदोलन। चूँकि आप सभी को ज्ञात होगा, इसके पूर्व के वीडियो में हमने जिस प्रकार देखा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से वन एवं वन से संबंधित जो संपदाएं हैं उनको हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि जो उत्तराखंड है उसकी जो जलवायु है उसमें अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वह भी अलग अलग भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, जिसे इसे पौधों का संग्रहालय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अनेक जलवायु विभिन्नता के कारण जो वनस्पतियां हैं वह भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे पौधों का संग्रहालय भी कहा जाता है। यदि हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, कौन सी वन नीति, तो 1998, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1998 की यदि बात करें तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल में लगभग 33% भाग पर वन होना अति आवश्यक है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% तक वन होना चाहिए और मैदानी क्षेत्र की यदि बात करें तो मैदानी क्षेत्र में 25%, ध्यान रखिएगा, 25% तक मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में 60% तक आपका न्यूनतम वन होना अति आवश्यक है। और कुल क्षेत्रफल का 33% राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार बताया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के वनों की भौगोलिक स्थिति का। यदि हम उत्तराखंड राज्य के वनों की भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो उत्तराखंड का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसके 71.5%, ध्यान रखिएगा, 71.5% भाग पर अभिलिखित वन पाए जाते हैं या अभिलिखित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और उत्तराखंड की एक पंचायत व्यवस्था देश में अपने आप की एक तरह की एकमात्र अलग व्यवस्था है। और यदि हम एक रिपोर्ट का आकलन करें तो ध्यान रखिएगा, 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें राज्य के 53,483 क्षेत्रफल के लगभग 24,295 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र स्थित है, जो कि 69.86 आरक्षित वन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसमें भी सेम टू सेम डाटा आपको देखने को मिलेगा, परंतु उत्तराखंड के कुछ बाहुल्य क्षेत्र इलाकों में कुछ वन हमको कम देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यदि हम संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित वन है हमारे यहाँ 26.1% और अवर्गीकृत वन है हमारे यहाँ 4.13%। और भारत में वनों की स्थिति की बात करें तो भारत में जो वनों की स्थिति है उस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें 12 फरवरी 2018 को उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसके आधार पर वन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं 14वीं वन रिपोर्ट को कि उत्तराखंड में इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। यदि हम 14वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 45.38%, ध्यान रखिएगा, 45.38%
कुल 24,272 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादन देखने को मिलेगा और 1.14% भाग पर, जो कि 752 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंदर आता है, उस पर वन आच्छादन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि हम 15वीं रिपोर्ट की बात करें, ये थी 14वीं रिपोर्ट। अभी मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि 15वीं रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो यदि हम 15वीं रिपोर्ट की बात करें तो 15वीं रिपोर्ट के अनुसार 45.43% भाग, लगभग 24,295 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादन है तथा 1.43% भाग पर 764 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आच्छादन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 15वें वन रिपोर्ट में जो कुल क्षेत्रफल है 24,295 किलोमीटर, उसमें 20.45% भाग पर अति सघन वन, ध्यान रखिएगा अति सघन वन, ये जो वनों की डेफिनेशन होती है, हम इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अति सघन वन कौन सा होता है, मध्यम सघन वन कौन सा होता है, फिर निम्न वन कौन से होते हैं, खुली क्षेत्र कौन से होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो अति सघन वन क्षेत्र कितने भाग पर है, 20.45% भाग पर है। इसके साथ साथ 53.3% भाग पर मध्यम वन मिल जाएंगे आपको और लगभग 26.51% भाग पर खुले वन हमको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वनों की तीनों श्रेणियों के आधार पर हमने उनका विभाजन देखा, जिसमें अति सघन वन, इसके साथ मध्यम सघन वन और लास्ट में आपका खुले वन आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ 15वीं वन रिपोर्ट के समय जो राज्य में रिकॉर्ड हुआ है वन का क्षेत्रफल, वह लगभग 38,000, जिसको हिंदी में बोलते हैं 38,000 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.5% रिकॉर्डेड वन क्षेत्र था और जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र, सिविल स्वयं वन क्षेत्र, नीति वन क्षेत्र, अवर्गीकृत क्षेत्र आपको 71.5% क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आइए अब बात करते हैं उन वन क्षेत्र के पॉइंट्स को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिकॉर्डेड वन। कलर चेंज करते हैं बेहतर समझने के लिए। रिकॉर्डेड वन, यदि हम रिकॉर्डेड है, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, रिकॉर्डेड है वो, रिकॉर्डेड, ध्यान रखिएगा रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड जो वर्ड है, जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, वह ऐसा क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, फिर उस पर वन हो या वन ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार ने जिस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया है वो एक रिकॉर्डेड वन क्षेत्र आता है। इसी के साथ साथ राज्य में सर्वाधिक वन पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेंगे और सबसे कम वन आपको ऊधम सिंह नगर में देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि अधिक वन कहाँ है, तो अधिक वन है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में, कम वन कहाँ पर है, तो वह आपका ऊधम सिंह नगर में। इसी के साथ साथ राज्य में सर्वाधिक वन भूमि की घाटियाँ टोन्स, कोसी, यमुना नदी घाटियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी, टोन्स, कोसी, यमुना नदी घाटियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं वनों के प्रकार की। यदि वनों के प्रकार की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में अनेक कई प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें देहरादून की यदि बात करें तो देहरादून जनपद में जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैं उन पर शोध हो, उन पर अनुसंधान हो, और इसी उद्देश्य से देहरादून जनपद में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार को हम यहाँ पर देख रहे थे, जिसमें हम पढ़ेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क वन, शुष्क नहीं है ये, शुष्क वन, ध्यान रखिएगा, शुष्क वन, आर्द्र पतझड़ वन और शीतोष्ण वन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय वन। यदि उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात करें तो इस प्रकार के वन 750 से 1200 मीटर की कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उत्तरांचल का समस्त उप हिमालय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं तो आइए देख लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में साल, शीशम, सेलम, हल्दी, तुन, जामुन, शहतूत, रीठा, खेर प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और यदि इन वृक्षों की बात करें तो ये जो सभी के सभी वृक्ष होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगे होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके अलावा वनों के साथ साथ एक छोटी छोटी उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में कुछ प्रजातियाँ, उनकी पादप प्रजातियाँ, झाड़ियाँ तथा अनेक फलदार वृक्ष भी हमको देखने को मिलते हैं।
अगला वन क्षेत्र है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र। यदि मैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र की बात करूं तो ये वन 15,000 मीटर की जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा, जिनमें ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वृक्षों की आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। एक वृक्ष है बांज वृक्ष, जिसे उत्तराखंड का वनदान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एम पे लगाइएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का वनदान कौन है, तो वह आपका बांज वृक्ष। बांज की यदि बात करें तो बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है जिसका वनस्पतिक नाम कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा है। ध्यान रखिए, इसका वनस्पतिक नाम कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा। ध्यान रखिएगा, पूछते हैं और ये क्वेश्चन आ सकता है कि बांज का जो वृक्ष है उसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो वह है आपका कोरकम ल्यूकोटाइकोफेरा है, जिसकी पूरी विश्व में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सफ़ेद, हरा मेरू, भूरा या लाल, पालियोटी, रियांज, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं यह बांज वृक्ष की आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इस आदि वृक्ष को राज्य में शिव जी की जटा के नाम से भी जाना जाता है और यह राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए हैं। इसी के साथ साथ बाज की बात करें तो बाज में यदि हम देखें तो बाज वृक्ष विशेषकर सफ़ेद बाज, जो कि उत्तराखंड की पर्यावरण की सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वह हमारा सफ़ेद बाज का वृक्ष। ध्यान रखिएगा, बाज का वृक्ष है, बांज भी बोलते हैं इसको वैसे कई जगह, बांज का वृक्ष है। और इस वृक्ष की जड़ों में असंख्य रोइयाँ होती हैं, जिसके जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतें पानी को संरक्षित करने की अपार क्षमताएं पाई जाती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि नदियों को बिल्कुल एक वृक्ष जो है ये नदियों की जो आसपास की मिट्टी है उनको पकड़ के रखते हैं, ताकि वहाँ पर भूस्खलन की कमी हमको देखने को इन्हीं वृक्ष के कारण हमको देखने को मिलती है। और जो एक वयस्क वृक्ष होता है बांज का, उसकी जड़ और उसमें जो संरक्षित मिट्टी होती है, इसमें 3.5 घन मीटर पानी रोकने की एक पर्याप्त क्षमता हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ और अनुमान लगाया जाए इस वृक्ष के बारे में तो यह अपने जीवन काल में, ध्यान रखिएगा, कितना करोड़ हो गए, इतना हो गया 1 अरब 40, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ 40 लाख, माफ कीजिएगा 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के मुख्य का पर्यावरण तक पहुंचाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में एक वृक्ष 1 करोड़ 40 हजार रुपए का जो बोल सकते हैं कि एक लाभ है, एक पूर्ण लाभ माना जा सकता है। यह लाभ पर्यावरण को पहुंचाता है और यह लाभ ऑक्सीजन के रूप में होता है, यह लाभ उसके जड़ों के रूप में होता है, यह लाभ उसके जल संवर्धन के रूप में होता है, यह लाभ उसके मूल्यों के रूप में होता है, यह लाभ उसके बोल सकते हैं कि तालों के रूप में होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पर्यावरण का नियंत्रण है, भूरक्षण की रोकथाम है, मैंने बताया ना इसकी जो जड़ें होती हैं वो भूरक्षण की रोकथाम करती हैं, उर्वरकता की स्थायित्व करती हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, पानी की पानी की जो आर्द्रता है, परिक्रमा नहीं होती है, पानी की जो आर्द्रता है, मिट्टी की जो आर्द्रता है उनको बनाए रखती हैं, जलवायु नियंत्रण को बनाए रखती हैं, चिड़िया और जो अन्य विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनको आश्रय देती हैं, प्रोटीन परिवर्तन देती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 40 हजार रुपये का एक वृक्ष माना जाता है, इतना लाभ देता है यह वृक्ष जो है कि बांज का वृक्ष। इसी के साथ साथ इसी का उपयोग ईंधन, कृषि तंत्र के निर्माण में भी किया जाता है और इस पत्तों का उपयोग पशुओं को खिलाने, भिगाने नहीं खिलाने, ध्यान रखिएगा, पशुओं को खिलाने और जैविक खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था बांज वृक्ष। अगला आता है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। यदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की यदि बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पतझड़ वन है उसमें पाए जाने वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और यह मानसूनी वन क्यों होते हैं? क्योंकि एक मौसम क्षेत्र में यह अपने पत्ते गिरा देते हैं। और यदि इनकी बात करें कि कितने मीटर पर पाए जाते हैं तो यह 1500 मीटर के ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में दून घाटी और शिवालिक श्रेणी में आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, पलाश, बहेड़ा, बांस, अंजन, शहतूत प्रकार के जो वृक्ष हैं आपको इस उदाहरण में देखने को मिलेंगे। कौन सा उदाहरण? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़
वन का। अगला वन क्षेत्र है हमारा कोणधारी वन क्षेत्र। ध्यान रखिए, कोणधारी वन क्षेत्र ऐसा होता है। यदि हम कोणधारी वन क्षेत्र की यदि बात करें तो कोणधारी वन क्षेत्र में 1827 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय के बीच में वन होते हैं और इन वनों में शुष्कता अधिक पाई जाती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। और कोणधारी वनों की यदि बात करें तो कोणधारी वनों में प्रमुख जो वन है वह है आपका चीड़ का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है आपका? चीड़ का वृक्ष। अगला वन कौन सा है हमारा? पर्वतीय शीतोष्ण वन। यदि पर्वतीय शीतोष्ण वन की यदि बात करें तो पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर की कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इन वनों में स्प्रूस, बांज, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस आदि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुल हमने कुछ प्रकार के वन क्षेत्र देखे, उनमें हमने कौन कौन से वन देखे वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन कि भैया उत्तराखंड में वनों को प्रशासनिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। वनों का प्रशासनिक विभाजन या प्रबंधन की यदि बात करें तो उसके कुल 4 तरीके हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला होता है आपका रासायनिक विभाजन। रासायनिक विभाजन और इसका विवरण। रासायनिक विभाजन के अंतर्गत वन विभागाधीन मतलब वन क्षेत्र के अंतर्गत जो विभाग है उसके अधीन जो वन क्षेत्र का 70.46% इस श्रेणी के अंतर्गत आता है और पर्यावरण और आपदाओं की दृष्टि में इस पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरे प्रकार होते हैं आपके राजस्व विभागाधीन मतलब जो राजस्व जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू या राजस्व डिपार्टमेंट है उसके विभाग के अंतर्गत होता है जिसमें कुल वन क्षेत्र का 13.76% और इनमें पशुओं को चराने, लकड़ी काटने की थोड़ी सी छूट आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है हमारा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चौथा है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा वन पंचायताधीन। यदि वन पंचायताधीन की यदि बात करें तो वन पंचायताधीन क्षेत्र राज्य के कुल वन क्षेत्र के 15.32% श्रेणी में आता है और इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण आपको मिल जाएगा। नाम से समझ में आता होगा, वन पंचायताधीन क्षेत्र। अगला है हमारा निजी व अन्य संस्थाधीन जिसके अंतर्गत कुल क्षेत्र का 46%, ध्यान रखिएगा, कुल क्षेत्र का 46% इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन पर निजी व्यक्ति, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। आइए अगला वन क्षेत्र है हमारा, उसको भी देख लेते हैं, उप अल्पाइन या अल्पाइन वन। उप अल्पाइन या अल्पाइन वन। यदि हम उप अल्पाइन या अल्पाइन वन की बात करें तो यह वन 27 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं जिनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च ये जो वृक्ष हैं आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आइए बात करते हैं अल्पाइन झाड़ियों की। तो अल्पाइन झाड़ियों में उत्तराखंड में 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह अल्पाइन वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें जूनिफर, विलो आपको देखने को मिलता है। जो जूनिफर और विलो हैं वो अल्पाइन झाड़ियाँ हैं और यदि हम और अन्य झाड़ियों की बात करें जिसमें तुंगला, किलमोड़ा, सकीना, चमलाई, रिंगाला, धोला, भांग, हिंसालू ये जो झाड़ियाँ हैं ये अल्पाइन झाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख घास के मैदान और एल्पाइन या एल्पाइन पहाड़ियाँ। यदि इन पहाड़ियों की बात करें तो उत्तराखंड में 3800 से 4200 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र पर जो क्षेत्र है वह वृक्षहीन है मतलब वहाँ पर वृक्ष नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है वह शीत होती है और यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ के कारण क्या होता है, यह क्षेत्र पूरा हिमाच्छादित होता है और यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी घास आपको देखने को मिल जाएगी जिसे स्थानीय भाषा में बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है और अधिक ऊंचाई में स्थित इन घास के मैदानों को मीडो और अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि मीडो और अल्पाइन पास्चर किसे कहा जाता है, तो अधिक ऊंचाई पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मीडो या अल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बुग्याल बेदनी है वह कहाँ का है, चमोली का है। ठीक है, आइए देखते हैं राज्य के कुछ अन्य प्रमुख बुग्याल। एक तरफ आपका बुग्याल है और एक तरफ है आपका स्थान। अब इसको मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। बेदनी चमोली रूपकुंज के पास में मिलेगा आपको। केदारकंठा एक बुग्याल है, उत्तरकाशी। मानेक एक बुग्याल है, उत्तरकाशी। चित्रकंठा, कुमारी और कल्पनाथ चमोली जिला। बगजी, पिंडर और केल का मध्य जो है वो भी आपको चमोली क्षेत्र में मिलेगा। साथ में
कफनी, बागेश्वर, हरकीदून, सोनूगाड, कुश कल्याण और दयारा, ये जो चारों हैं ये उत्तरकाशी के क्षेत्र में मिलने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और वर्मी, मद महेश्वर, चोपता, रुद्रप्रयाग और संतोपत, माफ कीजिएगा, वर्मी, मद महेश्वर और चोपता आपका रुद्रप्रयाग में, और संतोपत और जो धस्तोली है यह चमोली के गांव में मिलने वाले बुग्याल है। और हमने यहाँ पर देखे स्थान, तो ये सभी स्थान है और ये सभी के सभी क्या हैं, आपके बुग्याल हैं। तो इनके बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जा सकता, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधों के बारे में देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय पौधे। यदि हम राज्य में जड़ी बूटियों की बात करें तो राज्य में जो जड़ी बूटियों का संग्रहालय है, ऐसा यदि हम बात करें संग्रह के कार्य की, तो संग्रह के कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। कब से? 1972 से आपका शुरू किया गया था जड़ी बूटियों का संग्रह। और जड़ी बूटी क्लस्टर मोहनरी, देघाट, अल्मोड़ा, पौड़ी, जोशीमठ में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, जो जड़ी बूटी का क्लस्टर है, इनके जो उद्योग हैं जहाँ पर जड़ी बूटियों से संबंधित दवाएं बनाई जाती हैं, उसका क्लस्टर का काम होता है, वह आपको देघाट, अल्मोड़ा, पौड़ी, जोशीमठ में मिल जाएगा। और राज्य में औषधि होने के कारण यहाँ पर राज्य में औषधि पादप बोर्ड का भी गठन किया गया है। अब ये तो बात हो गई एक प्रशासनिक भाग की। आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के कुछ औषधीय पौधों के बारे में। सबसे पहला पौधा है हमारा भीमल। भीमल की बात करें तो भीमल का पौधा हिमालय क्षेत्र के संपूर्ण शीतोष्ण भागों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भीमल का पौधा है वह संपूर्ण शीतोष्ण भागों में पाया जाने वाला एक पौधा है, जिसमें इस पौधे को भीकू, भीमू या भ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में इसे भीकू, भीमू या भ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और इस पौधे की जो कोमल शाखाएं हैं, इसका उपयोग जो हर्बल शैम्पू होता है, जो हर्बल शैम्पू होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और इस पौधे के सभी हिस्से, रेशे, तने, पत्ते, फल, लकड़ी, सभी के सभी इम्पोर्टेंस होते हैं। और यदि इनकी बात करें तो 9 से 12 मीटर की ऊंचाई पर यह आपको मिल जाएंगे। और तराई क्षेत्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाए जाते हैं, जिसे वंडर ट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वंडर ट्री भी कहा जाता है, इन्हें वंडर ट्री भी कहा जाता है। अगला है हमारा बिच्छू घास या कंडाली। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा बिच्छू घास का, जिसे कंडाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मूल रूप से एक यूरोपियन पौधा है। कैसा पौधा है? एक यूरोपीय पौधा है। और यह पौधा हिमालय में जो खरपतवार है उसके रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें सिसुड़ के नाम से कुमाऊं क्षेत्र में जाता है और कंडाली के नाम से गामाल क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाएगा। और हिमालय क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं इसके पत्तों की सब्जी भी बनाते हैं, जिसे बिच्छू घास कहा जाता है। ये दो नाम याद रखिएगा, सिंसूड़ और कंडाली, बिच्छू घास को कहा जाता है। अगला औषधि पौधा है हमारा अमेश। कौन सा है? अमेश। यदि मैं अमेश की बात करूं तो अमेश का जो पौधा है उसकी जड़ों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और जो टमाटर है उसके विकल्प के रूप में अमेश का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा पौधा किलमोड़ा। यदि किलमोड़े की बात करें तो जो किलमोड़े का पौधा होता है उसकी तना, उसकी जड़ों की छाल के बोल सकते हैं, ये पूरा ये जो दो चीज़ हैं इस पौधे की उपयोग में आती हैं। और इस पौधे की कई प्रजातियां आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत जो वन्य जीव अधिनियम है उसकी प्रथम श्रेणी में किलमोड़ा को रखा गया है, जिसमें 2 रस पदार्थ निकलते हैं, बर्बेरिन हाइड्रोक्लोराइड तथा रसोद। ध्यान रखिएगा, बर्बेरिन हाइड्रोक्लोराइड और रसोद आपको किलमोड़ा से देखने को मिलेंगे, जिससे आंखों से संबंधित जो रोग हैं उनका उपचार किया जाता है। अगला पौधा है हमारा भेकल। यदि भेकल की बात करें तो भेकल का जो पौधा होता है उसके जो फल होते हैं उस फल से खाद्य तेल का उपयोग बनाया जाता है, जिसे स्थानीय जो जनजाति है, भोटिया जनजाति, इसके द्वारा इसका उपयोग भी अधिक से अधिक किया जाता है। अगला पौधा है जो कि आपने अधिकतर सुना होगा, जेट्रोफा या रतन जोत का पौधा। यदि हम रतन जोत के पौधों की बात करें तो जो रतन जोत का पौधा है, जिसे जेट्रोफा के पौधे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग साबुन बनाने, सौंदर्य प्रसाधन के साबुन बनाने, मोमबत्ती बनाने के जो उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो पौधा है यह भूमि सुधार और भूमि कटाव को रोकने में भी सहायक है। और साथ में जो जेट्रोफा का जो पौधा होता है, इसके जो बीज होते हैं, इससे
तेल ईंधन भी अभी हमारे वैज्ञानिक अनुसार बनाने के लिए एक नए विकल्प के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और उत्तराखंड में जेट्रोफा कर्कस अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और गर्म क्षेत्र के साथ जो घाटियाँ हैं जो कि गर्म रहती हैं वहाँ पर रतन जोत की खेती भी की जाती है। अगला है हमारा ममीरा या पीली जड़ी। यदि ममीरा या पीली जड़ी की बात करें तो ममीरा का वास्तविक वानस्पतिक नाम, ध्यान रखिएगा वानस्पतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो ममीरा का जो वानस्पतिक नाम है वह है आपका कॉप्टिस टीटा। क्या है आपका? कॉप्टिस टीटा है। और इसका अंग्रेजी में नाम गोल्डन वीट रूट। क्या है आपका? गोल्डन वीट रूट, ध्यान रखिएगा गोल्डन वीट रूट इसका अंग्रेजी में नाम है। और यह किस कुल का पौधा है? तो रेनकुलेसिस, ध्यान रखिएगा रेनकुलेसिस का पौधा है ये ममीरा। और यह पौधा हिमालय क्षेत्र के 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसकी जो जड़ होती है वो पीले रंग की होती है। जो आँखों में जो रोशनी, मतलब आँखों का जो बोल सकते हैं कि जो बीमारी होती है उनमें रोशनी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इससे एक सुरमा भी बनाया जाता है जो कि बद्रीनाथ के बाज़ारों में आपको देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि इसके सुरमे लगाने से जो आँखों की रोशनी है या आँखों की जो क्षमता है उसको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलता है। अगला है हमारा जिरेनियम का पौधा। देखिए जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है। जैसे गुलाब का पौधा होता है ना, गुलाब की सुगंध वाला ही पौधा, सेम टू सेम पौधा होता है जिरेनियम का पौधा, जिसका मूल कारण इसकी जो पत्ती है इसमें गुलाब की सुगंध होती है। और उत्तराखंड में इसके उत्पादन का जो कारण है वह जो अनुकूल जलवायु है उत्तराखंड की, उसके कारण जिरेनियम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो खाद्य पदार्थ हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो साबुन हैं, जो स्किन से संबंधित जो साबुन होते हैं उनमें बनाया जाता है। जो त्वचा के लेप होते हैं, फेस वॉश होते हैं, क्रीम होते हैं, इनमें जिरेनियम का उपयोग किया जाता है। और इसके तेल की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि जो क्षारीय माध्यम है इसमें भी इसका विघटन नहीं होता है। और इस द्रव्य के गुलाब के मुकाबले अधिक समय तक खुशबू रहती है, जिससे कई प्रकार के आज बॉडी स्प्रे या सेंट भी बनाए जाने लगे हैं। अगला है हमारा बेलाडोना। यदि बेलाडोना की यदि बात करें तो बेलाडोना राज्य में इसकी कृषि सर्वप्रथम 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। और इस औषधीय पौधों से सिरदर्द, दांत का दर्द, मूत्रा से संबंधित जो रोग हैं इनके उपचार की दवा बनाई जाती है। अगला है हमारा प्रसिद्ध ब्राही या ब्राह्मी बोलते हैं इसको कई जगह, जो कि एक बुद्धिवर्धक होती है और एक बलवर्धक औषधि होती है। और इसके जो तने होते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं और इसमें मुलायम गूदेदार होता है। और यह इसमें फूल, सफ़ेद फूल होता है। और जो ब्राह्मी होता है इसमें रक्त साफ करने के गुण पाए जाते हैं। और ब्लड साफ करने के लिए एक दवा भी आती है इसी के नाम पर। और यह हार्ट के लिए भी पौष्टिक होता है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में आपको यह अधिक देखने को मिल जाएगा। तो ये थी कुछ जड़ी बूटियाँ हमने देखी। अब जड़ी बूटियाँ जब उत्तराखंड में इतनी औषधियाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनके संरक्षण और शोध के लिए उत्तराखंड में क्या क्या किया गया है उसके बारे में देखते हैं। जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं शोध। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आपको ज्ञात होगा कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उत्तराखंड में वो अधिकतर प्राकृतिक रूप से उगती हैं और कुछ विभिन्न संस्थानों द्वारा उनका संग्रहण कराया जा रहा है। लेकिन कुछ वनस्पतियों की यदि बात करें तो उनकी मांग भी अधिक है, उनकी डिमांड भी अधिक है, उनका मूल्य भी अधिक है। जैसे रीठा, हरड़, तेजपत्ता, बहेड़ा, आंवला, ये जो बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं, इनका रोपण कर इनका उत्पादन भी किया जा रहा है, जो कि एक रेवेन्यू भी बढ़ा रहा है। और साथ में राज्य में जो कुमाऊं क्षेत्र है, सबसे पहले इसमें 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय के निर्देशन में बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। और वर्तमान में राज्य में आज हमको अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम की औषधि तथा बायोडीजल के लिए जो जेट्रोफा है इसकी खेती के लिए भी आपको कई प्रकार के शोध और कई प्रकार की आपको खेती संबंधित नए नए नवाचार भी हमको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी संस्था हैं, कौन कौन सी संस्था के अंतर्गत यह संस्थान हैं, वो कौन से स्थान पर हैं जो कि इससे संबंधित है। पहला है हमारा इंडियन माफ़ी चाहूँगा, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये है आपके ऋषिकेश देहरादून में। अगला है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये है आपकी मोहन अल्मोड़ा में। अगला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, यह है आपका रानीखेत अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है।
कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है और गढ़वाल विकास मंडल निगम पौड़ी गढ़वाल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 1980 में जो जड़ी बूटी है उसके संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की भी स्थापना की गई है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के जो संघ है उसमें कई प्रकार की संस्थाएं भी जुड़ी हैं जो कि जड़ी बूटियों का संरक्षण करती हैं, उनका संग्रहण करती हैं और उनके विपणन में लगती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जड़ी बूटी और उनके क्षेत्र में विकास से संबंधित संस्थाएं हैं, तो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली है हमारी, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन तो ग्रीन, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान जो कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान पंतनगर में है। रसायन विभाग वनस्पतिक विभाग नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में है। रसायन विभाग का वनस्पतिक विभाग जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, यह श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा कटारमल कोसी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ औषधीय पदार्थों का जो संग्रहण है वह या वन प्रबंधन अधिनियम है उसके अंतर्गत 1982 के अंतर्गत इसका प्रबंधन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो राज्य की 114 जड़ी बूटियां हैं उसे इसमें प्रतिबंधित किया गया है। और इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कुटकी जिसे पिकोराला कुरवा कहा जाता है, जटामासी जिसे नाडो स्टेडिया कहा जाता है, अतीस जिसे एकोनाइटम हेटेरोफाइलम कहा जाता है, वन ककड़ी जिसे पोफा इलमई हेक्सेंडम कहा जाता है। जो औषधि प्रजाति के जो पौधे हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उनके आयात से। और राज्य को हर्बल क्षेत्र घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधि पादप बोर्ड का भी गठन किया गया है। साथ में जो सुगंध पादप है, ध्यान रखिएगा सुगंध नहीं है सुगंध पादप कृषिकरण, उसके प्रसंस्करण, उसके विपणन से संबंधित जो शोध हैं उनके लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध उत्पाद केंद्र मेला की कई प्रकार की स्थापना आपको उत्तराखंड देखने में मिल जाएगी। और साथ में जड़ी बूटियों का विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की भी स्थापना की जा रही है। ध्यान रखिएगा जड़ी बूटी मंडी की स्थापना भी की जा रही है। और राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालय, ऋषिकेश के मुनि की रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, जो कि 473 पौधालयों में जड़ी बूटी पौधों का उत्पादन भी किया जाता है। साथ में हरिद्वार में जड़ी बूटी के 300 से अधिक, सेलाकुई देहरादून में 184 उद्योग यहाँ पर वर्तमान में स्थापित हो रहे हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख औषधीय शोध संस्थान। पहला है आपका अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है। दूसरा है आपका जीबी पंत हिमालय कटारमल कोसी में है। तीसरा है पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। चतुर्थ है आपका उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। वनस्पतिक विभाग का कुमाऊं विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान एवं वनस्पतिक जो विभाग है वह श्रीनगर में है। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधि पौधे सुगंधित पौध संस्थान सीमेप जो कि पंतनगर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर टॉपिक होता है एंड। अब शुरू करेंगे हम नए टॉपिक जो कि वन संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन है, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहला आंदोलन रवाई आंदोलन, जिसे तिड़ाली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1980 का जो वन कानून था उसको समाप्त करने के लिए उसकी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ रवाई जनजाति के जो जनता थी उनके द्वारा आज़ाद पंचायत की घोषणा की गई और टिहरी रियासत के जो विरुद्ध है रवाई तिड़ाली आंदोलन हुआ। और ध्यान रखिएगा इस आंदोलन में कई व्यक्ति शहीद हुए, जिसके कारण 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा जाना माना आंदोलन चिपको आंदोलन, जिसका प्रारंभिक नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, इसका प्रारंभिक नारा था, जो कि 1974 में जो कटाई हो रही थी वनों की उसके विरुद्ध जो गोपेश्वर है जो चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, किसके द्वारा 23 वर्षीय महिला गोरा देवी जी के द्वारा सूत्रपात उनका किया गया था। इसी के साथ साथ
चमोली के जो रेणी गांव हैं उसमें ग्योरा देवी के द्वारा वन कटाई के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को एक नई दिशा और एक विस्तार मिली। किस किस का नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और चिपको आंदोलन में हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1981 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आइए देखते हैं 1976 का वन आंदोलन। देखिए 1976 का जो वन आंदोलन है वह वर्ष 1977 में वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तर पर एक आंदोलन हुआ और 1978 में पहली बार उत्तराखंड पूर्ण रूप से बंद हुआ था वनों के लिए। और द्वारहाट के जो उच्च रीवा बालड़ी बागेश्वर में जो जनता है उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ वनों को कटाक्ष बनकर सामने आए थे। मतलब उन्होंने वनों की एक ऐसी रेखा बना दी थी, एक लक्ष्मण रेखा बना दी थी जिससे वनों का कटाव कम किया जा सके। अगला आंदोलन है हमारा पानी रखो आंदोलन। नाम से समझ में आ रहा होगा, पानी रखो आंदोलन। पानी रखो आंदोलन वर्ष 1980 में पौड़ी के उफरे खाल गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था और यह आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसमें गठित महिला मंगल दल अपने गांव के विकास हेतु अनेक कार्य कर रही थी, जिसमें सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कर जो वनों की कटाई है उस पर रोक लगाई पानी रखो आंदोलन के अंतर्गत। अगला आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। राखी का आंदोलन है। अब पेड़ पर जो रक्षा सूत्र बांध दिए गए थे उससे संबंधित है। तो यह जो वृक्षों की जो कटाई हो रही थी उसके विरुद्ध 1994 में टिहरी के जो भिलंगना क्षेत्र है उसमें रक्षा सूत्र कार्यक्रम या रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें वृक्षों की रक्षा हेतु वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था। और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था कि जो ऊंचाई के वृक्ष है उनके कटान पर जो लगे प्रतिबंध है उसके हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उनके काटने की जो अनुमति थी उसके खिलाफ यह आंदोलन लगाया गया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। अगला आंदोलन है हमारा डूंगी पेंतोली आंदोलन। यदि डूंगी पेंतोली आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन प्रदेश के चमोली जनपद के डूंगी पेंतोली में बांज वृक्ष का जो जंगलों में कटाई हो रही थी उसके विरोध में हुआ था। और ध्यान रखिएगा जो बांज के वृक्ष हैं उसको अब सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी आपको अधिक देखने को मिलती है डूंगी पेंतोली आंदोलन में। अगला आंदोलन है माना जाना आंदोलन मैत्री आंदोलन, जो कि 1996 में गढ़वाल क्षेत्र में कल्याण सिंह रावत ने मैत्री मायका आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें अविवाहित युवता शामिल होती थी। ध्यान रखिएगा केवल अविवाहित जो युवतियां हैं लड़कियां हैं वे शामिल होती थी। और इस आंदोलन के अंतर्गत विवाह समारोह में वर वधु द्वारा पौधारोपण का प्रचलन होता था और गांव की सारी युवतियां थीं वो आपस में मिलकर मैत्री संगठन के संचालन करती थी और उसमें एक अध्यक्ष चुनती थी, जिसे दीदी का दर्जा प्राप्त है राज्य स्तर पर मैत्री आंदोलन के अंतर्गत। अगला आंदोलन है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो जो आंदोलन है वह रेणी, लाता, तोमला आदि जो गांव की जनता है उसके द्वारा वनों के जो परंपरागत अधिकार हैं उनको पुनः प्राप्त करने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 2 जून 1998 को झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ था कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसका प्रबंधन ग्रामीण वासियों को दिया जाए, इसलिए झपटो छीनो आंदोलन शुरू किया गया था। साथ में राजाजी उद्यान में एशियाई जो हाथियों हैं उनके साथ साथ जो चील हैं, जो गौरी रेंज में बाघ पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ राजाजी उद्यान के जो चीला रेंज है उसमें पर्यटकों हेतु एलिफेंट सफारी का भी उपयोग उपलब्ध अब कर दिया गया है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है तो वह है आपका देहरादून में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। यहाँ पर एक और है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल। तो देखते हैं सबसे पहला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यदि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में हुई और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसमें कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू, मोनाल, विभिन्न प्रकार के पक्षी पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ भोजपत्र, देवदार आदि पर्वतीय वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यह चमोली गढ़वाल में आपको देखने को मिल जाएगा। और वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई है। और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है
वह है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमने शुरू करा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसके पहले हम देख रहे थे हमने देखे थे आंदोलन, और उसके बाद हमने देखा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यदि फूलों की घाटी की यदि बात की जाए तो भुंडार घाटी में अवस्थित फूलों की जो घाटी है उसमें बुग्याल की खोज 1931 में जो ब्रिटिश पर्वतारोही थे जिनका नाम था फ्रैंक स्मिथ, इन्होंने इसकी खोज की। और फूलों की घाटी का नाम जो स्मिथ की जो पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, ध्यान रखिएगा किसकी रचना है, स्मिथ की एक बुक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके कारण इसका नाम फूलों की घाटी रखा। और यह चमोली के जोशी मठ बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। इसी के साथ साथ फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, और इसके क्षेत्र की यदि बात करें तो यह 87 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया है, जिसमें 500 से अधिक प्रकार के फूल मिलते हैं। और यहाँ फूल खिलने का जो समय होता है वह जुलाई के पहले समय से शुरू होता है, पहले सप्ताह से शुरू होता है, और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक होता है। और फूलों की जो घाटी है उसमें अभी अमेला और जो नडगाम का पौधा है वह फूलों की बर्बादी के लिए खतरा बना हुआ है, जिसके लिए राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए बराबर अग्रसर रही है। आइए बात करते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। देखिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि बात करें कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं। अभी हम देख रहे थे राष्ट्रीय उद्यान, इसी के अंतर्गत एक आता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यदि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही संरक्षित कर दिया था। मान के चलिए खेत है, उस खेत में कई जीव जंतु प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं, तो उसी क्षेत्र को उसी क्षेत्र को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। और यह कार्यक्रम 1977 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, और जिसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आता है। पहला है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है और नंदा देवी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, और वर्ष 1982 में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है? वर्ष 1982 में स्थापित किया गया है, जो कि 624.60 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी के साथ साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जिसमें 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और जिसमें विभिन्न प्रकार की वन प्रजातियां देवदार, ब्लू फाइन, फर, बांस, बुरांस, मोरुखुर्स, जेनिफर ये प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें वन्य जीव में बाघ, हिम तेंदुआ, काला भूरा भालू, घोराल आपको देखने को मिल जाएंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। आइए बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की यदि बात करें तो एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य में हम देखते हैं केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। यदि मैं केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो यह वन्यजीव अभयारण्य चमोली जनपद के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और यह अभयारण्य 975 मतलब इसको मैं लिख दूं यहाँ पर तो 975.20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। आइए देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और कुछ अन्य वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तराखंड में कौन कौन से हैं उन पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान यदि हम देखें या वन्यजीव अभयारण्य की यदि बात करें तो जो सुरक्षित वन हैं उनकी दृष्टि से उत्तराखंड एक अपने आप में संपन्न राज्य माना जाता है। और हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाला जो मोनाल है उसके शिकार पर अब सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पाबंदी भी लगा दी गई है। ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो जो राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र था जिसे मोतीचूर वन्य विहार के नाम से जाना जाता था 1985 में घोषित किया गया, जो बाद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के में शामिल हो गया। और भारत और एशिया का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसके रूप में गवर्नर हेली के नाम पर 1936 में ध्यान रखिएगा
1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और हेली राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क बन गया और 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम भी बदल दिया गया। फिर क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट, ध्यान रखिएगा 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया। और यह कहाँ पर है, तो यह नैनीताल से लेकर पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में 520.82 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है और इसके मध्य में कोसी व ढेना नदियाँ बहती हैं। ध्यान रखिएगा, दो नदियाँ बहती हैं, केसी व ढेना नदियाँ बहती हैं। और सर्वाधिक बाघों वाला यह उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिसे जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1971 में, जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उसके अंतर्गत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है। और जिनमें साल, शीशम, खेर, सवाना आदि प्रकार की घास और वृक्ष पाए जाते हैं। और जीवों की बात करें तो बाघ, हाथी, चीतल, सांभर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पर घुरल, कांकड़, लंगूर, बंदर, सही देखा आपने, कांटे वाला होता जीव, सुअर, भालू, गुलदार आदि प्रकार के जीव मिलेंगे। यदि पक्षियों की बात करें तो तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो विलुप्त घोषित हो चुकी है माउंटेन क्वेल, जिसे बोलते हैं पहाड़ी बटेर, जो पहाड़ी बटेर एक पक्षी है, ध्यान रखिएगा, जिसे माउंटेन क्वेल के नाम से भी आता है, जो कि अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अंतिम बार भी उसे इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। अगला वन्यजीव हमारा है नंधौर वन्यजीव विहार। यदि नंधौर वन्यजीव विहार की बात करें तो वन्यजीवों व वनस्पतियों के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में नैनीताल में नंधौर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है, उसमें यह वन्यजीव विहार स्थापित किया गया है, जो कि 270 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। यदि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वर्ष 1986 में स्थापित 599.98 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह जो फैला अभ्यारण्य है, यह चौरागढ़ जनपद में स्थित है। यहाँ वनस्पतियों में प्रमुख रूप से हिमबाघ, रीछ, हिमालय रीछ, भरल थार, कस्तूरी मृग आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहाँ में कोलकस, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक, ट्रेगापान आपको प्रमुख पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अधिक कस्तूरी जो मृग है, मृग नहीं है, मृग कस्तूरी मृग है, आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला अभ्यारण्य हमारा सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और यह 301 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह कहाँ पर है, पौड़ी जनपद में है, जिसमें हाथी, शेर, गुलदार, अजगर, मगर, घड़ियाल आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे। अगला चिड़ियाघर है हमारा नैनीताल का चिड़ियाघर, जिसे गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान अथवा नैनीताल चिड़ियाघर जो है वो नैनीताल में स्थित है और यह 1995 में स्थापित किया गया था, जो कि 4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जिसमें साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, भेड़िया, काला भालू, सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट के तथा अन्य प्रकार के पक्षी भी आपको नैनीताल के चिड़ियाघर में देखने को मिल जाएंगे। अगला है हमारा इसी के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। देखिए मैंने इसको अलग से रखा है क्योंकि आपको डिटेल समझ में आ जाए इसलिए। तो गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की बात करें तो 1955 में इसे स्थापित किया गया था। 4,693 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह जो उद्यान है यह नैनीताल में स्थित है, जिसमें साइबेरियन टाइगर से लेकर लेपर्ड, जंगली केट मतलब बिल्ली, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरल, बंदर और जंतु तथा सिल्वर फिजेंट, कालीज फिजेंट, तोते, बतख आदि प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और इनमें यदि वनस्पतियों की बात करें, इस क्षेत्र की जो वनस्पति है उसमें ओक प्रजाति के जो बांस होते हैं, बांज माफ कीजिएगा बांज, ओक प्रजाति के जो बांज हैं वो तिलोज हैं, ये आदि वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में सहचरी प्रजातियां भुरांस, मेहल आदि विद्यमान है आपकी गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान के अंतर्गत। आइए अगली हेडिंग है हमारी उत्तराखंड के पक्षी संरक्षण क्षेत्र।
कि भैया जी उत्तराखंड में कौन कौन से पक्षी संरक्षण क्षेत्र है, आइए देख लेते हैं। तो राज्य में आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी पक्षी संरक्षण क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि हम आसन कंजर्वेशन रिजर्व की यदि बात करें तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून के पावलागढ़ में स्थित है और नैना देवी नैनीताल में, झिलमिल हरिद्वार में स्थित है और 2005 में देहरादून में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला रिजर्व है जो कि 440 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, देहरादून में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि 440 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह 2015 में कहाँ स्थापित किया गया था? नैनीताल में स्थापित किया गया था। 111.9 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये था एक छोटा सा पक्षी से संबंधित। आइए बात करते हैं जैव सुरक्षित क्षेत्र और उससे संबंधित कुछ विश्व धरोहर। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीवों की विविधता है और उनकी एकता को बनाए रखने के लिए जो पर्यावरण है और जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसके संबंध, उसके जो एकजुट मामलों के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए, उनमें शिक्षा देने के लिए, उनके जागरूक करने के लिए, उनके विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए, ये सभी को उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर में नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की है। और कब की थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली को 1988 में यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के 2 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका फूलों की घाटी। इसी के साथ साथ आइए अगला टॉपिक है हमारा वन्य जीव बोर्ड। ये भी एक इम्पोर्टेंट है वन्य जीव बोर्ड के बारे में। तो आपने सुना होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो था उसकी धारा 6 में वन्य जीव प्रबंधन के साथ साथ जो जनमानस है उसकी आकांक्षाएं, उनके अभिरुचि को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड के गठन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसमें जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वह है हमारे मुख्यमंत्री। और यह बोर्ड संरक्षित क्षेत्र स्थापित करते हैं जिसमें वन्य जीवों को नयन, वन्य जीव की सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनके नीति का निर्धारण, अनुसूचियों से संबंधित प्रकरण का निर्धारण वन्य जीव बोर्ड के अंतर्गत किया जाता है। एक टॉपिक है संकटग्रस्त जीव। आपने सुना होगा कि संकटग्रस्त जीव क्या होते हैं। देखिए, जो संकटग्रस्त जीव हैं वे होते हैं कि जो विलुप्ति की कगार पर है, बिल्कुल संकट है, मतलब संकट उन पर मंडरा रहा है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। तो केंद्रीय जो पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है उनके द्वारा जो सूचना प्रदर्शित होती है उसमें जो उत्तराखंड में यदि हम बात करें तो केरल के बाद उत्तराखंड का नंबर आता है जैव विविधता पर सबसे अधिक खतरे पर। पहले नंबर पर तो केरल है ही सही, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है सबसे अधिक जैव विविधता के खतरे पर, जिसमें अनेक प्रकार की जंतुएं, अनेक प्रकार की वनस्पतियों की विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी हैं। जिनमें प्रमुख जंतु की बात करें तो कस्तूरी मृग हैं, विशेष बारहसिंगा हैं, सफ़ेद वाले गिद्ध हैं, अब तो जो मिलते ही नहीं हैं, माउंटेन उदबिलाव हैं, बड़े बड़े बिलोटे हैं, ये आपको संकटग्रस्त जीव के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ वन्य जीवों के लिए जो विशेष प्रबंधन किए गए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो 1972 में जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है उसकी स्थापना की गई थी और कस्तूरी मुर्गे जो हैं उनके संरक्षण के लिए 1972 में यहाँ पर इनकी स्थापना की गई। साथ में 1977 में महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई। साथ में इसी के साथ साथ 1980 के कस्तूरी मृग फार्म योजना के अंतर्गत 1982 में चमोली के कांचूला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की भी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और जो कस्तूरी मृग है, ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग, यहाँ पर कस्तूरी मुर्गे लिखा दिया गया था, माफ़ी चाहूँगा, ये कस्तूरी मृग है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो 1972 में जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है उसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जो कस्तूरी मृग है उनके संरक्षण, मुर्गा नहीं होता है कस्तूरी मृग होता है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए मैं। तो कस्तूरी मृग की यदि हम बात कर रहे थे तो 1986 में कस्तूरी मृगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए पिथौरागढ़ में एक अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की भी स्थापना की गई है और कस्तूरी मृग फार्म की भी स्थापना चमोली के कांचूला खर्क में की गई है, जहां पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ 1992 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी जो कि हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी और 1990-1991 में स्नो लेपर्ड योजना भी शुरू की गई थी।
तो ये होता है वीडियो यहाँ पर कंप्लीट, जिसमें हमने देखा वन के संबंधित क्षेत्र, कुछ आंदोलन, कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सरकार की कुछ पहल जो कि वन एवं वन से संबंधित थी। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।